ज्ञान कुंज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को यूपीपीसीएस, बीईओ, आरओ ढेर सारी परीक्षाओं की एक दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आज इतिहास की श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले देखेंगे भारत में, मध्यकालीन भारत में समाज में जो बुराइयां थी उनको, और फिर इन बुराइयों को दूर करने के लिए किस प्रकार से सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन देश में चलाए गए। तो सबसे पहले मध्यकाल में आते हैं। मध्यकाल में अगर आप देखेंगे तो मध्यकालीन भारतीय समाज में ढेर सारी बुराइयां थी। ढेर सारी बुराइयों में जैसे स्त्रियों की दशा सबसे निम्न थी। मध्यकाल में स्त्रियों पर सती प्रथा जैसे क्रूर कानून थे, सती प्रथा चलती थी समाज में। और समाज में बाल विवाह यानी छोटी उम्र में विवाह कर देना, बहु विवाह, एक एक पुरुषों की कई कई पत्नियां, ये बहु विवाह हिंदू धर्म में भी मिल रहा है, मुस्लिम में भी मिल रहा है। बाल विवाह हिंदू में भी हो रहा है, मुस्लिम में भी हो रहा है, अन्य धर्मों में हो रहा है, यानी सारे धर्मों में हो रहा है। पर्दा प्रथा हर धर्म में चलता था। जाति प्रथा हिंदू धर्म में एक दूसरे को ना छूना, अस्पृश्यता, ढेर सारी चीजें थी। शिशुवध, जब कन्या छोटी ही होती थी उसी समय उसकी हत्या कर दी जाती थी। इस प्रकार से ढेर सारी बुराइयां मध्यकालीन भारतीय समाज में थी। अब इन बुराइयों को हम थोड़ा सा डीप से पढ़ेंगे कि ये बुराइयां थी क्या, इनको दूर करने के लिए कैसे कैसे प्रयास हुए, फिर इनके बीच में आंदोलन कौन कौन से चलाए गए उसको समझेंगे। तो सबसे पहले सती प्रथा को देखते हैं। सती प्रथा से तात्पर्य क्या था? सती प्रथा को भारत में कुछ लोगों ने महिमा मंडित किया कि अगर एक स्त्री अपने पति के साथ मृत्यु को प्राप्त कर लेती है, यानी अपने पति के मरने के बाद स्वयं भी उसी के साथ में मर जाती है, तो ये सती मानी जाएगी। और सती प्रथा जो थी उसको महिमा मंडित करके कहा गया कि अगर कोई महिला सती होती है तो उसके 7 पीढ़ियों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से महिलाओं को प्रेरित करके कुछ जगहों पर जबरदस्ती, एक बिपिन चंद्रा की पुस्तक में एक व्याख्यान का वर्णन किया गया है। उसमें लिखा गया है कि एक महिला को नशीले पदार्थ पिला करके पति की जो अर्थी होती थी उससे बांध दिया जाता था और बाद में आग लगा दिया जाता था। और उस महिला भाग न जाए उठ करके, इसलिए 7-8 लोग उसके किनारे खड़े हो जाते थे और उसको लाठी से दबा करके रखते थे ताकि भागने ना पाए। यानी बड़ी क्रूर प्रथा नाम ले चुकी थी बाद में। तो सती प्रथा में अगर देखें तो ऐसी व्यवस्था चलती थी। अब सती प्रथा को रोकने के लिए उपाय क्या क्या किए गए, कैसे कैसे सती प्रथा को रोकने का उपाय किया गया। अच्छा, कोई स्त्री सती होना क्यों चाहती थी? तो अगर ध्यान से देखें तो सती प्रथा को रोकने का मुख्य कार्य राजा राम मोहन राय ने किया। राजा राम मोहन राय ने किया। अच्छा, राजा राम मोहन राय से पहले अगर देखें तो मध्यकाल में कोई और भी था। तो कहते हैं अकबर ने इस पर प्रयास किया था कि सती कोई ना हो। अच्छा, सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो सती प्रथा के साक्ष्य गुप्त काल में मिलते हैं, यानी गुप्त काल के अभिलेखों से सबसे पहले गुप्त काल में सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। तो अगर देखें आधुनिक काल में, यानी मध्यकाल के बाद में जो आधुनिक काल की शुरुआत हुई, पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, इसमें देखें तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए खूब प्रयास किए। राजा राम मोहन राय ने इसके लिए एक समाज बनाया, इसको ब्रह्म समाज नाम दिया गया, ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के प्रयासों से सन 1829 में उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम जो बेंटिक था, इसने 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए एक सती प्रथा अधिनियम बना दिया। और सती प्रथा अधिनियम की 17वीं धारा के अनुसार सती प्रथा को भारत में बैन कर दिया गया। सती प्रथा जब 1829 में सती प्रथा अधिनियम कानून लागू हो रहा है तो यह बंगाल में बैन किया जा रहा है। और 1830 में जो अंग्रेजों की 2 और प्रेसिडेंसी थी, यानी कि बंगाल के बाद मद्रास और बंबई वाली, उन दोनों में भी सती प्रथा को बैन कर दिया गया। अब सती प्रथा बैन हो गई, सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर छोटी मोटी मात्रा में चलती रही। अब देखिए, सती प्रथा महिलाएं सती होना क्यों चाहती थी? क्योंकि अगर जो महिला विधवा हो जाती थी उसकी दशा बहुत ही दयनीय होती थी। विधवाओं की दशा भारत में बड़ी दयनीय होती थी, यानी जिसके पति मर जाते थे उनकी दशा बड़ी दयनीय होती थी। तो विधवाओं के विवाह के लिए, यानी पुनर्विवाह के लिए कोई विशेष व्यवस्था होती नहीं थी। जिसके पति मर जाते थे वो सती हो जाती थी। अगर सती होने से बच भी जाती थी तो उसके साथ बड़ी समस्याएं होती थी, जैसे उस पर ढेर सारे सामाजिक प्रतिबंध लगा दिए जाते थे। वो कहीं पर सामाजिक समारोहों में भाग लेने से बचती थी। उसके कपड़े पहनने के लिए निर्धारण कर दिया गया था कि इस रंग का कपड़ा पहनेगी, स्पेशली सफेद रंग का कपड़ा पहनेगी। सामाजिक उत्सवों में भाग नहीं लेगी, उसको अशुभ माना जाने लगा, उसका चेहरा नहीं देख सकता कोई। तो ढेर सारे प्रकार से सामाजिक प्रतिबंध उसके ऊपर जो है लगा दिए जाते थे। अच्छा, अगर विधवा हो भी जाती थी तो विधवा के बाद उसका विवाह नहीं हो सकता था, यानी दोबारा विवाह नहीं हो सकता था।
अच्छा, पहले सती प्रथा को रोकने के लिए जो हमारे अग्रदूत थे उन्होंने कार्य किया। बाद में विधवा पुनर्विवाह के लिए, यानी विधवाओं का फिर से विवाह हो जाए, विधवा विवाह के लिए भी ढेर सारे लोगों ने प्रयास किया। तो विधवा विवाह में आप ध्यान में रखिएगा, यानी विधवा पुनर्विवाह में जो सबसे प्रमुख नाम है देश में वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कभी भी आपसे पूछे तो आप थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान रखिएगा। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और इन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी एक विधवा से करवाया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, विद्यासागर, इन्होंने सोम प्रकाश नामक पत्रिका निकाली थी। ये पत्रिका थी, इसको ध्यान में रखिएगा। तो सोम प्रकाश नामक पत्रिका का जो है इन्होंने शुरुआत किया था। तो सोम प्रकाश नाम की पत्रिका इनकी थी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए, यानी विधवाओं का फिर से विवाह हो सके, 1856 में कानून पारित हो गया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और सबसे पहला जो विधवा विवाह हुआ वो 7 दिसंबर को हुआ, 7 दिसंबर 1856 को, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अच्छा, कुछ और लोग हैं जो विधवा विवाह से जुड़े हुए हैं और कुछ और लोग हैं जो विधवाओं से विवाह किए हैं। जैसे एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है धोंदो केशव कर्वे, डीके कर्वे। इनको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। विधवा विवाह संघ के सचिव थे डीके कर्वे जो थे। ये विदुर थे, यानी कि इनकी पत्नी मर गई थी तो बाद में इन्होंने विधवा से विवाह किया था। और इनके बारे में दो चीजें, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि 1906 में इन्होंने बंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पीसीएस में कई बार प्रश्न पूछा गया है। डीके कर्वे, धोंदो केशव कर्वे। बाद में इनको जो है भारत रत्न मिला, 58 के आसपास इनकी मृत्यु हुई, यानी स्वतंत्र भारत में थे। तो डीके कर्वे मुख्य व्यक्ति हैं। विधवा पुनर्विवाह में आप कभी भी देखेंगे तो कौन मुख्य व्यक्ति रहेंगे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर मुख्य व्यक्ति रहेंगे। तो सती प्रथा, राजा राम मोहन राय, इन्होंने बड़ा प्रयास किया। विधवा पुनर्विवाह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत प्रयास किया, इनकी पत्रिका है। और पहला विधवा विवाह हो रहा है 7 दिसंबर 1856 में। और जो है डीके कर्वे 1906 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं। भारतीय महिला विश्वविद्यालय, ये जो महिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कहाँ हुई है? ये महिला विश्वविद्यालय है बंबई में। तो बंबई में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं ये लोग। अगला देखें, बहु विवाह, ढेर सारे विवाह कर लेता था एक ही व्यक्ति, कई ढेर सारे विवाह करता था। तो बहु विवाह को रोकने के लिए भी ढेर सारे नियम देश में बनाए गए। एक व्यक्ति कभी कभी 200 तक विवाह कर लेता था अकेले। आप राजाओं को देखें, राजा कई ढेर सारे विवाह कर लेते थे। तो विधवा विवाह, जो बहु विवाह था, इसको भी रोकने के लिए ढेर सारे प्रयास हुए। पर्दा प्रथा, हिंदू और मुस्लिम दोनों में चलती रहती थी पर्दा प्रथा, आज भी चलती रहती है। देश के कई हिस्सों में आप देखते हैं पर्दा प्रथा की विधियां चलती रहती हैं कई विधियों में। जाति प्रथा, तो कई जातीय आंदोलन भी चलाए गए। जातीय आंदोलन जब पढ़ेंगे तो बताएंगे इसके बारे में। शिशु वध, शिशुओं का वध कर दिया जाता था। जब शिशु छोटे होते थे तो इनका वध कर दिया जाता था और वध करके जो है इनको फेंक दिया जाता था। कोई कन्या पैदा होती थी तो कन्या छोटी ही होती थी, उसी समय उसका वध कर दिया जाता था। एक उदाहरण देना चाहूंगा, जो सिख महाराजा थे, महाराजा रणजीत सिंह, उनके एक पुत्र थे दलीप सिंह। दलीप सिंह ने अपनी जीवनी में लिखा कि महाराजा रणजीत सिंह के 4 पुत्रियां हुई और उनको जो है एक बोरे में भर करके झेलम नदी में फेंकवा दिया गया। यानी राजाओं के घर में भी पुत्रियों की वध कर दिया जाता था छोटी उम्र में। तो ढेर सारे शिशु वध भी चलते रहते थे। तो शिशु वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी कानून बनाए गए। एक एक करके हम जो है इसको पढ़ते रहेंगे। तो सती प्रथा को रोकने के लिए कैसे आंदोलन चले हैं, फिर इनमें प्रयास किसका है, राजा राम मोहन राय कौन है, इनके राजा राम मोहन राय के विषय में ढेर सारे एक एक करके धीरे धीरे पढ़ लेंगे। तो पहले सती प्रथा पढ़ते हैं, फिर विधवा पुनर्विवाह पढ़ेंगे, फिर बाल विवाह, एक एक करके इनको खत्म करेंगे। देखते हैं सबसे पहले ब्रह्म समाज, जो सती प्रथा को रोकने के लिए मुख्य रूप से आगे आया। इसी से सती प्रथा को रोकने के लिए इसने ढेर सारे प्रयास किए। अब देखते हैं ब्रह्म समाज में जो है, ब्रह्म समाज की स्थापना देखेंगे तो 1828 में इसकी स्थापना हुई है बंगाल यानी कलकत्ता में। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है राजा राम मोहन राय जी। राजा राम मोहन राय जो है बंगाली ब्राह्मण है। इनके बाबा जी का नाम था कृष्णचंद बनर्जी। तो कृष्णचंद बनर्जी जो थे उनको, उनके पूर्वजों को एक उपाधि मिली थी राय राया की उपाधि, बंगाल के नवाब से। जो राय राया की उपाधि थी, राय राया की, तो ये राय राया की उपाधि बाद में राया हट गई, सिर्फ राय बच गई। तो ये लोग बनर्जी हटा करके राय लगाना शुरू कर दिए। और आगे देखें राजा लिखा हुआ है, तो कहीं के राजा नहीं थे, बल्कि इनको राजा की उपाधि मिली थी। एग्जाम में खूब पूछता है कि राजा राम मोहन राय या राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो देखें इनको राजा की उपाधि किसके द्वारा मिली थी? एक मुगल सम्राट है, मुगल सम्राट जिनका नाम है अकबर द्वितीय।
ये पेंशन पर जीवन यापन करते थे। अकबर द्वितीय ये भी सम्राट नहीं रह गए थे, अकबर द्वितीय थे। तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और अपना पेंशन बढ़वाने के लिए इनको इंग्लैंड भेजा। ये काफी जानकार व्यक्ति थे, इनको संस्कृत, फारसी, इंग्लिश, ढेर सारी भाषाओं का ज्ञान था। तो राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा कि हमारी पेंशन बढ़वा दिया जाए। ब्रिटेन में जाकर के इनकी मृत्यु हो गई और राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हुई वो हुई ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल इंग्लैंड का एक जगह है। एग्जाम में पूछा गया कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है, तो राजा राम मोहन राय की समाधि भी आपको कहाँ मिलेगी, इंग्लैंड में, यानी कि भारत में इनकी समाधि नहीं है। इनकी समाधि आपको इंग्लैंड में मिलेगी, ब्रिस्टल में। तो ब्रिस्टल को ध्यान में रखिएगा। तो राजा राम मोहन राय में राजा की उपाधि कौन दे रहा है, अकबर द्वितीय दे रहे हैं। राजा राम मोहन राय बंगाल के हैं। ये जो है आधुनिकता के समर्थक हैं, विज्ञान के समर्थक हैं, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक हैं, अंग्रेजों के अच्छे दोस्त हैं, अंग्रेजी के जानकार हैं, ढेर सारे प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। अब देखें, इनके जो श्री को सती कर दिया गया और एक घर पर विरोध करते रहे लेकिन कोई माना नहीं। और इसके बाद इन्होंने एक संगठन बनाया और संगठन बना करके सती प्रथा की समाप्ति के लिए ढेर सारे प्रयास किए। तो राजा राम मोहन राय जो थे, इनके कुछ कार्यों को देख लें तो सबसे पहले इनकी एक पत्रिका थी, पत्रिका को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है, मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार इनकी एक पत्रिका थी। दूसरा देखें, एक और है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी ये इनकी पत्रिकाएं हैं। इनकी एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम है गिफ्ट ऑफ मोनोथीसिस। ये गिफ्ट ऑफ मोनोथीसिस का क्या मतलब है, एकेश्वरवादियों को उपहार। जैसे मैंने पहले ही बताया कि बहुदेववाद को नहीं मानते थे। जैसे हिंदू धर्म में एक ही व्यक्ति है, वो दुर्गा जी, गणेश जी, हनुमान जी, सभी लोगों की पूजा कर रहा है, यानी बहुदेववाद को मान रहा है। लेकिन राजा राम मोहन राय एक ईश्वर को मानने के पक्ष में थे, तो एकेश्वरवाद पर बल देते थे। इसलिए पुस्तक लिख रहे हैं एकेश्वरवादियों को उपहार, एक गिफ्ट ऑफ मोनोथीसिस। तो राजा राम मोहन राय जो है ये मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। देखिए, ब्रह्म समाज भी मूर्ति पूजा का विरोध कर रहा है, यानी मूर्ति देख के किसी की पूजा नहीं करेंगे। ये काल्पनिक ईश्वर की पूजा में है, विश्वास रख रहे हैं। एकेश्वरवाद पर बल दे रहे हैं, कर्मकांड का विरोध कर रहे हैं, आधुनिकता पर यानी विज्ञान पर और अंग्रेजी शिक्षा पर बल दे रहे हैं, उपनिषदों पर आधारित है इनका पूरा ज्ञान। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ये सब पुस्तकें लिखी गई। राजा राम मोहन राय के विषय में और जान लीजिए कि इन्होंने स्वयं ही बहुविवाह किया था। स्वयं ही इन्होंने 3 विवाह किए थे, इसलिए इन्होंने बहुविवाह का विरोध नहीं किया। 3 विवाह किए थे और इनकी एक पत्नी जो थी अंतिम, वो मुस्लिम थी, मुस्लिम से विवाह किए थे। इसलिए मुस्लिम समझते थे कि राजा राम मोहन राय बाद में मुस्लिम हो जाएंगे। कुछ ईसाई ऐसे थे, क्योंकि ईसाइयों से इनकी ज्यादा बैठती थी, और देख रहे हैं आप लोग कि अंग्रेजी का प्रचार कर रहे हैं, कि ईश्वरवाद पर बल दे रहे हैं, तो सब समझते थे कि ये ईसाई हो जाएंगे। लेकिन ये ईसाई भी नहीं हुए, ये रहे हिंदू ही। लेकिन हिंदू धर्म में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए ढेर सारे प्रयास करते रहे। तो अब देखेंगे ब्रह्म समाज में 2 और व्यक्ति हैं जो इस ब्रह्म समाज में इनके पीछे से सपोर्ट किए हुए, यानी सहयोगी हैं इनके, देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर कौन है? देखिए, देवेंद्र नाथ टैगोर के जो पिताजी थे उनका नाम था द्वारिका नाथ टैगोर। उनको द प्रिंस कहा जाता था। बंगाल में उनकी ठीक ठाक चलती थी, खूब ढेर सारी संपत्ति थी उनके पास। उनके पुत्र हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ के टैगोर के जो पुत्र हैं उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर के एक बड़े भाई थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। उन्होंने भारत के वो ऐसे पहले पुरुष थे जिन्होंने ICS की परीक्षा पास की थी, यानी इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाला जो पहला भारतीय था वो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर और देवेंद्र नाथ टैगोर। तो देवेंद्र नाथ टैगोर जो है ये सत्येंद्र नाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर और एक है केशव चंद्र सेन, ये भी बंगाली थे, बंगाली ब्राह्मण है। तो ये दोनों लोग भी इसके एक सहयोगी थे ब्रह्म समाज में। लेकिन जो केशव चंद्र सेन थे ये थोड़े आधुनिकता के समर्थक थे और ये ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को पूरे भारत में फैलाना चाहते थे। जैसे इन्होंने यात्रा की जो है महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में यात्रा करने के बाद इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना करवाई। सन 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन के प्रयासों से जो उत्तेजित होकर के और उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना कर दी। देवेंद्र नाथ टैगोर चाहते थे कि ब्रह्म समाज जो हो बंगाल में ही बंगाल की शुद्धि पर कार्य करता रहे। तो इन दोनों लोगों में मतभेद हो गया। ये थोड़े रूढ़िवादी किस्म के थे, ये थोड़े उदारवादी किस्म के थे। तो देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में दोनों लोगों में थोड़ा सा विरोध हो गया। और विरोध होने के बाद जो था ब्रह्म समाज 2 हिस्सों में टूट गया। ब्रह्म समाज में 2 हिस्से हो गए। ब्रह्म समाज का जो एक हिस्सा था
उसको नाम दिया गया आदि ब्रह्म समाज, यानी पुराना ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। और आदि ब्रह्म समाज जो रहा ये देवेंद्रनाथ टैगोर के अगुवाई में चलता रहा। और दूसरा कौन सा ब्रह्म समाज बनाया गया? दूसरा ब्रह्म समाज बना भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज जो बना ये केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में कार्य करता था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में कार्य करता था। तो ब्रह्म समाज में बंटवारा हो गया इन दोनों लोगों के मतभेदों के कारण, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के मतभेद के कारण। अब देखें, केशव चंद्र सेन जो थे वो पूरे भारत में ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का प्रचार कर रहे हैं। इन्हीं के प्रयासों से बाद में प्रार्थना समाज की स्थापना हो रही है, प्रार्थना समाज। और प्रार्थना समाज की स्थापना हो रही है महाराष्ट्र में, आत्माराम पांडुरंग कर रहे हैं। और यह स्थापना हो रही है 1867 में। अब देखिए, केशव चंद्र सेन जो है बाल विवाह के विरोधी हैं। इन्होंने भारत में घूम घूम करके कहा कि बाल विवाह नहीं होगा। और बाल विवाह का विरोध करने के लिए सन 1872 में लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के जो ये गवर्नरी में एक कानून आ रहा है 1872 में, जिसका नाम है नेटिव मैरिज एक्ट। इसमें कहा गया कि कोई भी पुत्री लड़की जो 14 वर्ष से कम होगी उसका विवाह गैर कानूनी माना जाएगा। तो केशव चंद्र सेन भी इसका समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह नहीं किया जाएगा, बाल विवाह माना जाएगा। लेकिन बाद में केशव चंद्र सेन ने अपनी ही पुत्री का विवाह कूच बिहार पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा क्षेत्र है, कूच बिहार के राजा से अपनी पुत्री का विवाह कर दिए। और उस समय जब विवाह कर रहे हैं तो इनकी पुत्री की उम्र लगभग 13.5 साल के आसपास है। तो इस कानून के हिसाब से तो ये बाल विवाह हो गया। और खुद भारत भर में घूम घूम के कह रहे थे कि बाल विवाह नहीं करवाया जाएगा, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। तो अब इनके जो समर्थक थे इनके द्वारा किए गए कृत्य से दुखी हो गए और इनके समर्थकों ने भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होकर के एक नया ब्रह्म समाज बना दिया, जिसका नाम रखा गया साधारण ब्रह्म समाज। यानी भारतीय ब्रह्म समाज ही अलग होकर के कौन सा ब्रह्म समाज बन गया? साधारण ब्रह्म समाज। और ये जो साधारण ब्रह्म समाज बना बाद में भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होकर के, साधारण ब्रह्म समाज, इसका नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व कर रहे हैं आनंद मोहन बोस। ध्यान रखिएगा, ये ब्रह्म समाज की पूरी हिस्ट्री है, एक बार फिर से रिकैप कर दूं मैं। देखिए, इसकी स्थापना हो रही है 1828 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना से पहले राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो 1828 में ब्रह्म समाज बन गया। संस्थापक राजा राम मोहन राय है। राजा की उपाधि इनको मिली है मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा। राजा इनके पूर्वजों को मिली हुई थी। अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़वाने के लिए गए ब्रिस्टल में, और ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई, तो वहीं पर इनकी समाधि बनी हुई है। राजा राम मोहन राय ने मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी नाम की पत्रिकाएं निकाली हैं। एक गिफ्ट ऑफ मोनोथीसिस यानी एक ईश्वरवादियों का उपहार नाम की पुस्तक लिखी है। ढेर सारी पुस्तकों की रचना उन्होंने और भी की है, लेकिन आप इनको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में इसे प्रश्न आता है। अगला देखिए, ब्रह्म समाज में के उद्देश्य क्या थे? सती प्रथा को समाप्त करना। राजा राम मोहन राय की भाभी सती हो गई थी, तो इन्होंने स्थापित किया तो सती प्रथा की समाप्ति के लिए। अगला देखें, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे लोग, कहते थे मूर्ति की पूजा क्या करें। और ध्यान में रखिएगा, राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, जबकि स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा के समर्थक हैं। एक ईश्वरवाद पर बल दे रहे हैं, सिर्फ एक ईश्वर पर बल दे रहे हैं। कर्मकांड का विरोध कर रहे हैं, ढेर सारे कर्मकांड, अंधविश्वास नहीं होने चाहिए। आधुनिकता पर यानी विज्ञान पर और शिक्षा पर बल दे रहे हैं। उपनिषदों पर आधारित है इनका पूरा ज्ञान। और दयानंद सरस्वती के बारे में देखेंगे तो वैदिक यानी वेदों पर आधारित है उनका पूरा। तो राजा राम मोहन राय के बारे में जान लीजिए। अब देखिए, अच्छा, इनके प्रयासों से क्या कुछ हुआ? तो सती प्रथा के में जो है इनकी समाप्ति के लिए जो इन्होंने प्रयास किए, उसमें इन्हीं के प्रयासों से बाद में जाकर के 1829 में जो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने कानून पारित कर दिया, सती प्रथा निरोध अधिनियम, यानी सती प्रथा रोकथाम अधिनियम। और सती प्रथा समाप्त कर दी गई। 1829 में उसको लागू कर दिया गया, पहले बंगाल में, 1830 में मद्रास में और बंबई में, वहां भी लागू कर दिया गया। अब देखें, ब्रह्म समाज में दो और लोग हैं, कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन। तो देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के झगड़ा के कारण ये दो हिस्सों में टूट जा रहा है। आदि ब्रह्म समाज, तो आदि ब्रह्म समाज जो है ये किसके अंडर में चल रहा है? देवेंद्रनाथ टैगोर के। और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह कर दिया अपनी पुत्री का 13.5 वर्ष की उम्र में। और बाद में भारतीय ब्रह्म समाज फिर से टूट गया साधारण ब्रह्म समाज में, आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में। तो
तो ये ढेर सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। ब्रह्म समाज के बाद अगला पढ़ेंगे।